एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 पार्ट 2। देखिए, प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अंग्रेज भारत में आए थे और क्या रीज़न था 1857 की क्रांति की शुरुआत का। आज हम देखेंगे कि उसके बाद क्या क्या हुआ था। देखिए, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम की रचना हुई थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी बम्बई में, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं, जिसके पहले अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसी के साथ लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। 1905 में अबिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया था और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना की थी आगा खां एवं नवाब सलीमुल्लाह ने। उसी के साथ 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस जो था वो दो दलों में बंट गया था, एक था गरम दल और एक था नरम दल। गरम दल के सदस्य थे बाल पाल लाल यानी बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिसके अंदर 4 घोषणाएं की गई थी। पहली थी कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। उसी के साथ बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बना दिया गया था। बिहार को एक अलग राज्य बना दिया गया था, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। और उसी के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ था वो ये हुआ था कि कोलकाता से राजधानी हटाकर दिल्ली में चेंज कर दिया गया था। देखिए, हुआ क्या था, जो 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, वहाँ पे इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ जो मैरी थी, वो दिल्ली दरबार घूमने आए थे। तो वहाँ के जो वायसराय थे लॉर्ड हर्डिंग, उन्होंने उनके स्वागत के लिए पूरे दिल्ली को अच्छे से सजा दिया था। तो उसी समय इन 4 शर्तों की, मतलब ये चार घोषणाएं की गई थी, जहाँ पे ये 4 बातें रखी गई थी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ था वो हुआ था कि दिल्ली को राजधानी बनाया गया था कोलकाता से स्थानांतरित करके। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसको ख़त्म किया गया था 1918 में। और इसी के साथ जो स्वशासन की मांग थी, जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो वहाँ पे भारतीयों द्वारा स्वशासन मांग की गई थी। तो जब 1914 का प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया गया था ब्रिटिश शासन द्वारा। अब देखिए, राष्ट्रवाद, अगर आप चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद, तो सबसे पहले आपको राष्ट्रवाद का मीनिंग पता होना चाहिए। तो राष्ट्रवाद का मीनिंग क्या होता है? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। यानी कि आप किसी भी देश के हों, किसी भी प्रांत के हों, मतलब किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, लेकिन अगर आप उस देश के निवासी हैं तो उस देश के प्रति एक चेतना रखना, एक सोच रखना, दैट इज कॉल्ड राष्ट्रवाद। अब देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था या फिर खिलाफत आंदोलन हुआ था या फिर असहयोग आंदोलन हुआ था, तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी वो समझिए। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन मैं भी आपको आगे बताऊंगी। एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का जन्म हुआ था। रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की गई थी, जिसकी भरपाई कर्जा लेकर व करों में वृद्धि करके की गई थी। सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे, आयकर शुरू कर दिए गए थे, क्योंकि हुआ क्या था, जब 1914 की क्रांति यानी प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। धन का भी नुकसान हुआ था और फसलों, मतलब खाद्यान्न का भी नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई की जा रही थी कर्जा लेके, आयकर शुरू करके और सीमा शुल्क बढ़ाकर। उसी के साथ ब्रिटिश सेना के लिए सिपाहियों की जबरन भर्ती हो रही थी। फसल नष्ट हो जाने की वजह से खाद्यान्न में कमी हो गई थी और फ्लू की महामारी हो गई थी तथा अकाल की वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हो रही थी। देखिए, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरीके का जन आंदोलन। और हम सभी को पता है जो गांधी जी थे वो सत्याग्रह के राह पर चलने वाले व्यक्ति थे। यानी कि सत्याग्रह का मतलब होता है कि अगर आपका इरादा सही है तो प्रेम पूर्वक अपने काम को या अपने कार्य को करना, इसको बोलते हैं सत्याग्रह। तो जो गांधी जी थे, जब वो भारत आए थे तो उन्होंने सत्याग्रह की ही राह पर काफ़ी सारे आंदोलन चलाए थे। देखिए, सबसे पहले 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो थे वो भारत आए थे, दक्षिण अफ्रीका से आए थे। दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने काफ़ी सारे आंदोलन करे थे। जैसे कि आपको पता होगा, दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे के ऊपर बहुत ज़्यादा मतभेद होता था, छुआछूत थी।
तो उस आंदोलन को भी वो वहाँ पे चला कर आए थे, सत्याग्रह का आंदोलन। और सिमिलर भारत में आने के बाद भी उन्होंने काफ़ी सारे कानून, काफ़ी सारे आंदोलन चलाए। तो 1915 में महात्मा गांधी जी आए थे। 16, 17, 18 तीनों साल उन्होंने आंदोलन चलाए, और तीनों आंदोलन जो थे वो थे किसानों के लिए। 1916 में सबसे पहले उनका आंदोलन चला था चंपारण में। चंपारण एक जिला पड़ता है बिहार के अंदर। वहाँ पे जो किसान थे ना, उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। तो नील की खेती से ब्रिटिश सरकार को तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था, लेकिन किसानों को इससे नुकसान होता था, क्योंकि जब नील की खेती किसी एक खेत में कर ली जाती थी तो वो खेत फिर उपजाऊ नहीं रहते थे। तो ब्रिटिश सरकार किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाती थी, जिसके लिए आंदोलन चलाया गया था, जो गांधी जी ने चलाया था, किसानों के लिए चलाया गया था। और चंपारण बिहार में चलाया गया था 1916 में। उसी के साथ 1917 में खेड़ा जिले में, जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे आंदोलन चलाया गया था। ये भी किसानों के लिए चलाया गया था, और यहाँ पे किसानों के लिए चलाया गया था क्योंकि वहाँ पे टैक्सेस को कम करना था। अब हुआ क्या था, फ्लू की महामारी चल रही थी और खाद्यान्न की फसलें भी खराब हो गई थी। फिर 1400 मतलब जो क्रांति थी, प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 का, वो भी शुरू हो गया था। तो जिसकी वजह से जो किसान थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और उस समय उन्हें टैक्सेस भी देना पड़ता था। तो किसान चाहते थे कि या तो उनका टैक्सेस कम किया जाए या तो उनका टैक्सेस ख़त्म कर दिया जाए। तो इसके लिए ये आंदोलन चलाया गया था 1917 में खेड़ा गुजरात में। 1918 में चलाया गया था अहमदाबाद गुजरात में, कपड़ा कारखाने में चलाया गया था, और ये भी जो मजदूर थे उन्हीं के लिए चलाया गया था। उसके बाद आ जाता है 19 मार्च 1919 का रॉलेट एक्ट। इसको काला कानून कहा जाता है। काला कानून क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा कानून था जिसके बिहाफ पर अगर आपको किसी भी व्यक्ति के ऊपर संदेह है, तो आप सिर्फ संदेह के बेसिस पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, और उसको जेल के अंदर डाल सकते हैं 2 साल के लिए। ये कानून चलाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, और जब इस कानून को पारित किया गया था, तो इस कानून के बारे में भारतीयों से ना ही कोई सलाह ली गई थी, ना ही उन्हें बताया गया था। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने खुद ही तय कर लिया था कि एक रॉलेट एक्ट हम निकाल रहे हैं, और उस रॉलेट एक्ट को उन्होंने पास कर दिया था। जो भारतीय थे उनसे ना कोई सलाह ली गई थी, ना उनको बताया गया था। इसलिए इस कानून को काला कानून कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ शक के बिहाव पर आप उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं और उसको 2 साल के लिए जेल में बंद कर सकते हैं। अब देखिए इसके परिणाम क्या हुए थे। जब रॉलेट एक्ट को लाया गया था, तो उसके बाद क्या क्या रिजल्ट आए थे इसके सामने, मतलब रॉलेट एक्ट के लिए। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया था। विभिन्न शहरों में रैली, जुलूस, रेलवे, वर्कशॉप में कामगारों की हड़तालें हो गई थी। दुकानें बंद कर दी गई थी भारतीयों द्वारा। स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। बैंक, डाकखाने, रेलवे स्टेशनों पर हमले किए जा रहे थे। ये कर रहे थे भारतीय। क्यों कर रहे थे? क्योंकि रॉलेट एक्ट एक तो उनकी मर्जी के बिना था, और ये एक काला कानून था। अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। सॉरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये रॉलेट एक्ट के बाद ही आया था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये था क्या, अमृतसर में एक जगह पड़ती है जलियांवाला, वहाँ पे क्या हुआ था, जो भारतीय थे वो वहाँ पर इकट्ठे हुए थे रॉलेट एक्ट के खिलाफ, मतलब रॉलेट एक्ट के लिए एक कार्रवाई करने के लिए, मतलब वो एक योजना बना रहे थे रॉलेट एक्ट के लिए। तो वो जलियांवाला जगह में खड़े हुए थे, और उन्हें पता नहीं था कि मार्शल लॉ लागू हो चुका है। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ का मतलब होता है कि अगर आप किसी, मतलब आप उस जगह के नहीं हैं तो आप उस जगह पे जा भी नहीं सकते। इसे बोलते हैं मार्शल लॉ। तो भारतीयों को जो वो जगह थी जलियांवाला बाग, वो शहर से दूर, सॉरी, गांव से दूर होने की वजह से, शहर में होने की वजह से भारतीयों को पता नहीं था कि वहाँ पे मार्शल लॉ लागू हो चुका है। तो क्या हुआ था, जो जनरल डायर था उसने क्या करा था, बाहर जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे और भीड़ में गोलियां चला दी थी, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मर गए थे। और ये कांड हुआ था जलियांवाला जगह में। इसलिए इस कांड को कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों लोग मर गए थे। और गोलियां किसने चलाई थी? जनरल डायर ने। अब जब ये कांड हुआ था तो इसके क्या क्या परिणाम हुए थे वो देखिए। भारत के बहुत सारे लोग सड़कों पर उतर आए थे। हड़तालें होने लगी थी। लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे थे। सरकारी इमारतों पर हमला होने लगा था। सरकारों ने निमरतापूर्ण रवैया अपनाया तथा लोगों को अपमानित और आतंकित किया। क्योंकि देखिए हुआ क्या था, एक तो रॉलेट एक्ट आ गया था जो बिना भारतीयों की मर्जी के था। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो जब भारतीय थे वो भी आग बबूला हो चुके थे। अब वो भी सड़कों पर उतर आए थे, हमलों पर उतर आए थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने
फिर उनके ऊपर और बमबारी करी, उनको और धमकाया और उनको और आतंकित और अपमानित किया। खिलाफत का मुद्दा। देखिए, खिलाफत पहले समझ लेते हैं खिलाफत होता क्या है। खिलाफत जो था वो खलीफा शब्द से निकला हुआ है। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914, तो उस समय ना ये अफवाह फैला दी गई थी कि जो ऑटोमन तुर्की है, तुर्की एक देश है, कि जो ऑटोमन तुर्की है वो इस युद्ध में हार गया है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा अपमान हुआ था तुर्की का। तो उस अपमान की मतलब उस अपमान को रोकने के लिए जो बम्बई के लोग थे उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, जिस ग्रुप को नाम दिया गया था खिलाफत का मुद्दा। देखिए, ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। ओटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी, यह अफवाह फैल गई थी। तुर्की पर एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी, इसलिए खलीफा की तत्कालिक शक्तियों के लिए 19 मार्च में अली बंधुओं द्वारा बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। अब ये जो खिलाफत का मुद्दा था, इससे गांधी जी कैसे प्रभावित थे, गांधी जी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया, ये समझिए। रॉलेट सत्याग्रह की असफलता के बाद से ही महात्मा गांधी पूरे देश में एक और जन आधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के समीप लाए कोई भी अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया। देखिए, इसका मतलब क्या था, जो गांधी जी थे उन्होंने काफ़ी सारे आंदोलन चलाए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रॉलेट एक्ट निकल आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, तो उन्हें ये समझ में आया कि अगर हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएं तो ब्रिटिश शासन हमारे सामने नहीं टिक सकता। तो इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया, जिसका उद्देश्य ये था कि हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाया जा सके और एक साथ ला के लड़ा जाए। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी थी, क्योंकि अगर हिंदू और मुस्लिम एक साथ आ जाते तो ब्रिटिश शासन कभी हमारे सामने टिक नहीं पाता। उसी के साथ साथ आ जाते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को। महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी और इसको वापस भी महात्मा गांधी जी द्वारा ही लिया गया था 12 फरवरी 1922 को। वापस क्यों लिया था, क्योंकि चोरा चोरी कांड हो गया था। चोरा चोरी कांड क्या था, चोरा चोरी कांड एक गोरखपुर में जगह पड़ती है, जहाँ पर भारतीयों ने क्या करा था, पुलिस थाने में बम फेंक दिए थे, जिससे 22 पुलिस वाले मर गए थे। तो इस कांड को नाम दिया गया था चोरा चोरी कांड। तो जब चोरा चोरी कांड हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था वो वापस ले लिया था। देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतीयों के सहयोग से हुई थी। यदि भारतीय अपना सहयोग वापस ले लेते तो ब्रिटिश शासन कभी टिक नहीं पाता। बिल्कुल सही बात है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आई भारतीयों की सहयोग की वजह से थी, क्योंकि जो कैप्टन हॉकिंस था वो जहांगीर के शासनकाल में आया था और उससे परमिशन ली थी और उससे परमिशन लेके सूरत में अपनी कंपनी बसाई थी। तो कहीं ना कहीं भारतीयों का सहयोग था, भारतीयों का सपोर्ट था, इसलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो टिकी थी भारत में। अब जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो उस समय क्या हुआ था, सरकार द्वारा दी हुई पदवियां वापस लौटा दी गई थी। सेना पुलिस अदालत, जो मतलब लोग थे जो सेना में थे, पुलिस में थे, अदालत में, उन सब ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और जो भी पदवियां थी वो सारी, यानी कि जो पोस्ट थी वो सारी ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी थी। सितंबर 1920 को जो ये असहयोग आंदोलन था उसको स्वीकृति मिली थी नेताओं द्वारा। दिसंबर 1920 को इस पे मोहर लग गई थी और इस कानून को मतलब इस आंदोलन को पारित कर दिया था। विद्यार्थी, शिक्षक, वकील, किसान व आदिवासी मजदूर सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। और इसके अंदर क्या कोशिश की गई थी, इसके अंदर कोशिश की गई थी कि सभी को स्वराज की प्राप्ति हो। देखिए, स्वराज की प्राप्ति, जो स्वराज शब्द है वो सबसे पहले 1906 में दादा भाई नौरोजी द्वारा इस्तेमाल किया गया था और ये हुआ था कांग्रेस अधिवेशन में। जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, यानी कि नरम दल और गरम दल जब चल रहा था, कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, तो उस समय दादा भाई नौरोजी ने 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, जिसका मुद्दा उठाया गया था असहयोग आंदोलन में। और असहयोग आंदोलन में कोशिश की गई थी, मतलब कोशिश नहीं की गई थी, स्वराज की मांग की गई थी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर खिलाफत का मुद्दा भी उठाया गया था। खिलाफत के मुद्दे के अंदर ये कोशिश की गई थी कि हिंदू और मुस्लिम को साथ में लाया जा सके। तो बस आज के लिए यहीं तक स्टॉप करते हैं। आगे की क्लास में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।